हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की ये सीडीपी की क्लास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की 3rd क्लास पर डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि सीटेट जुलाई 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज का ये दमदार क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरीके से सीटेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कौन सा क्रिएटिविटी से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से संबंधित है। ए कहता है अभिसारी चिंतन, बी है सामवेगिक चिंतन, सी है अहमवादी चिंतन, या डी ऑप्शन आपका कह रहा अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर आपको समझना है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो समझना है। अभिसारी चिंतन क्या है दोस्तों, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। इसका केवल एक आंसर है। जैसे मैं आपसे पूछूं, कुछ भी पूछ सकता हूं, जैसे भारत की राजधानी पूछूं तो आप कहेंगे नई दिल्ली, तो ये है आपका अभिसारी चिंतन। यहाँ पर सीधा आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सकता है, तो हर बच्चे के पास, हर व्यक्ति के पास बहुत सारे आंसर होंगे, बहुत सारे सजेशन होंगे। तो ये होता है दोस्तों अपसारी चिंतन, जहां एक समस्या कई सॉल्यूशन हो उसके, वो आपका अपसारी चिंतन यानी आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो हमेशा जब क्वेश्चन में आएगा सृजनात्मकता से संबंधित, क्रिएटिविटी से, तो आप क्या लगाएंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। ठीक है, कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश डैश में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। अब ये है आपका क्या, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपका बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना है अपनी समझ के आधार पर कि बच्चा अगर मधुर संगीत बजाते हुए देखा गया है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है। ये भाई हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन, जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। चैनल पर बाकायदा मैंने डाल रखा है। नेक्स्ट क्लासेस आपका नोटिफिकेशन जैसे आता है वैसे मैं आपको शुरू कर दूंगा, आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। आप पिछली क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, संगीत से संबंधित बुद्धि आपकी होती है, यहाँ पर संगीतमय हो जाएगी। भाई 8 बुद्धि में से एक बुद्धि ये भी है। लता जी के पास कौन सी बुद्धि थी, या सोनू निगम के पास कौन सी बुद्धि है, तो संगीतमय बुद्धि। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषाई बुद्धि की अगर बात करते हैं तो जैसे आपके कवि हो गए, इनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें शारीरिक गतिबोधक, आपका जैसे काइनेटिक जो आपकी इंटेलिजेंस है, ये किससे रिलेटेड है, ये दोस्तों आपके जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। जैसे रोहित शर्मा की बात करें, उनके पास ये वाली बुद्धि होगी। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश कीजिएगा स्थानिक बुद्धि कौन सी बुद्धि होती है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 3rd नंबर। क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा में शिक्षक जो होता है यानी टीचर की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। यहाँ कम देखिएगा, सबसे कम पूछ रहा, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल होनी चाहिए, सेंसिटिव बच्चे के प्रति शिक्षक सेंसिटिव होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, बिल्कुल सही बात है, ये भी गुण होना चाहिए। यहाँ पूछ रहा सबसे कम, ये तो सबसे ज़्यादा होने चाहिए। विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि टीचर को अपने स्टूडेंट की अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तीनों बातें तो आपकी सही हैं। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो क्या कहलाता है। जैसे आपने अपनी माँ से रोटी सेकना सीखा, ठीक है, या खाना बनाना सीखा, अब आप सीख रहे हैं, अब आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की, या मान लीजिए सीटेट की। ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब रोटी बनाना और सीटेट, भाई रोटी बनाना किस काम आएगा, सीटेट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई भी क्या है, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो कोई प्रभाव नहीं डाल रही है आपके सीटेट के ऊपर। तो यहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण बोला जाता है। ये भी टॉपिक मैंने करा के रखा, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर असर इसका होता, जो आपने पहले सीखा और नई आपकी उसमें आप जो सीख रहे हैं नए तरीके से, उस पर कोई प्रभाव होता, तो वहाँ पर सकारात्मक स्थानांतरण होता। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका क्या है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ए ऑप्शन कहता है कि एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ये वर्ड आपको जहां भी दिखेगा तो निष्क्रिय वर्ड ही आपका निष्क्रिय है, इसको नहीं लेना है। निरंतर गृह कार्य देते जाना, ये भी आपकी बात क्या है, रॉन्ग है। किसी मान लीजिए एक बच्चे को आप रोज होमवर्क ही दे रहे हैं, सिर्फ होमवर्क ही दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, सिखाने वाले द्वारा या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना या शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य जो वातावरण है, इनमें से सबसे उपयुक्त क्या है। तो सबसे उपयुक्त दोस्तों है कि शिक्षार्थियों को, जो स्टूडेंट हैं, उनको ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, कुछ अपने आप करके सीखना है। तो इस तरीके की जो लर्निंग होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है। भाई एनसीएफ जो आपका है 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये क्या कहता है, शिक्षक की भूमिका क्या है। क्या संप्रेषक और व्याख्याता की है, क्या सुगमकर्ता की है, या डायरेक्टर यानी निर्देशक की है, या तालमेल बैठाने वाले की है। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुगमकर्ता की होती है, चीज़ों को बच्चों को अच्छे तरीके से समझाए, उन्हें आसान बनाए, सुगम बनाए। तो सुगमकर्ता की भूमिका है एक शिक्षक की। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस हिसाब से परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। भाई इफेक्टिव लर्निंग किस प्रकार हो सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ठीक है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या फिर बताना है आपको विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो यहां पर अगर बात करें छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ठीक है, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा भी, लेकिन यहां पर क्या है, प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों यहां सबसे परफेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कोई भी विषय वस्तु जो है, थीम जो है, उसको विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करें अगर, तो ये अधिगम को बेहतर बनाएगा, प्रभावी इफेक्टिव बनाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभार सीटेट के अंदर क्या होता है, हमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं, तो चारों जब सही लगे तो बेस्ट को चूज करेंगे। और बेस्ट को कैसे चूज करेंगे, अगर कुछ ऐसी वर्डिंग है कि विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ने वाली या रिलेटेड करने वाली, तो सबसे बेस्ट वही ऑप्शन होता है। तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे। मानव विकास क्या है बताइए, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। बताइए, अगर सिर्फ आपके पास यही दो ऑप्शन हो तो गुणात्मक लगाएंगे, लेकिन यहां पर विकास के कुछ आयामों को मापा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, विकास एक ब्रॉड व्यवस्था है, ठीक है, उसके अंदर आपका क्या है, ग्रोथ है, ठीक, उसके अंदर आपका ग्रोथ है। और विकास बाई डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आपकी ग्रोथ आती है। तो ये मात्रात्मक भी हो गई और गुणात्मक भी हो गई। तो यहां पर डी ऑप्शन परफेक्ट होगा। समझ में आया, यहां पर डी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। सिर्फ मात्रात्मक नहीं है, अगर मात्रात्मक और गुणात्मक में से एक होता तो गुणात्मक चूज करते, लेकिन अगर दोनों है तो दोनों चूज कीजिए, सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। स्कैप फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी है, लेव वाइगोत्स्की ने दी है। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग यानी जैसे मैं आपकी साइकिल चलाने में मदद करूं, ठीक है, आप साइकिल चलाना, या आप तो सीख चुके होंगे, बच्चे मान लीजिए साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आपने पकड़ लिया साइकिल को और उसे सिखा रहे हैं, तो ये स्कैप फोल्डिंग ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, बिल्कुल नहीं, अनुरूपित शिक्षण नहीं, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति नहीं, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी जो सहयोग होता है, हेल्प होती है दोस्तों, वही आपकी स्कैप फोल्डिंग बोली जाती है। इसका कॉन्सेप्ट आपकी क्या है, लेव वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, यानी पॉजिटिव वे में क्या करता है, प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। यहां पर भय
ये आपका निगेटिव वर्ड है, नहीं लेना है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, बच्चों को किसी से प्रतियोगिता नहीं करानी है। सीटेट के अंदर आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि अगर कोई कंपटीशन वाला आता है, वर्डिंग ऐसी आ जाती है, इसको नहीं लेना है। दबाव तो बच्चे पर बिल्कुल नहीं बनाना है, चाहे टीचर की ओर से हो चाहे पेरेंट्स की तरफ से। तो यहाँ मीनिंगफुल आपका रिलेशन होना चाहिए, यानी अर्थपूर्ण संबंध होना चाहिए। सी ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर क्लास आपको मिल रही हैं और मिलना शुरू हो जाएंगी आपके नोटिफिकेशन के दिन से ही। ठीक है, और लगातार मैं आपको करवा भी रहा हूँ। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक, भाई जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या है, प्रभावशाली चिंतन करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें समस्या समाधान योग्य हो जाता है, चिंतन क्रमबद्ध होता है, या आपका उपरोक्त सभी। तो बात करते हैं अगर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, भाई ये आपकी जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई। ठीक है, 4 स्टेज बताई हैं। SPCF आप याद रख सकते हैं। मैं अगर पियाजे का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हर वीडियो में ये बताता हूँ। यहाँ सेंसरी मोटर हो जाएगी, प्री ऑपरेशनल हो जाएगी, यहाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल यानी अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक होती है और ये संवेदी पेशी अवस्था होती है। ये 2 to 7। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर 2 to 7 नहीं, 0 to 2। ठीक है, सेंसरी मोटर ये 2 to 7 होती है आपकी, ये 7 to 11 है और ये 11 एबव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं अमूर्त संक्रियात्मक में, तो यहाँ पर सारे गुण विकसित हो जाते हैं, उपरोक्त तो सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता जो है, इससे बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों से अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उत्साहित कर सकते, निरुत्साहित नहीं कर सकते हैं। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि फिर लड़कियों के साथ आप पक्षपात करेंगे और यही हो जाएगी जेंडर रूढ़िबद्धता। तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन आपके बेकार हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या है, लड़के लड़कियों को एक साथ कई रोल प्ले करने के लिए कहें। ठीक है, जिसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास। यहाँ पर आपका पूछा गया, इसी आपका दिसंबर 2024 के अंदर जो सीटेट हुआ उसमें क्वेश्चन आया कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो कोहलबर्ग की अगर बात करें, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने, और उसमें इन्होंने लेवल अपने स्टेजेस बताई हैं, जिसमें आपकी प्री कन्वेंशनल पहली हो जाती है और कन्वेंशनल दूसरी हो जाती है, और तीसरी जो है वो आपकी पोस्ट कन्वेंशनल है। यहाँ पर अगर बात करें कि बच्चा कब सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो वो जब पारंपरिक स्तर होता है, कन्वेंशनल स्टेज, इसके अंदर बच्चा सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। तो यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा क्या पूछ रहा है आपसे, बाह्य प्रेरणा का सही वर्णन। अब बाह्य प्रेरणा वो होती है जहाँ पर कोई इनाम या पुरस्कार पाने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा दोस्तों वो होती है जब व्यक्ति को काम कोई अच्छा लगता है, जरूरी नहीं उसको उस काम के बदले पुरस्कार मिले, कोई रिवार्ड मिले, ये जरूरी नहीं होता है, उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो कर रहा है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पैसे के लिए कोई पढ़ा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा हो जाती है। अब यहाँ पर बाहरी अभिप्रेरणा आप अच्छे से ऑप्शन पहचान लेंगे। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। तो व्यक्ति अगर खुद को संतुष्ट कब मानेगा, जब किसी काम को करने की उसमें इच्छा होगी निस्वार्थ भाव से। अगर उसको मजा आ रहा तो ये तो आंतरिक में जाएगा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये भी आंतरिक में जाएगा। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, ये भी आंतरिक में जाएगा। तो बाह्य वाला बचेगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है वो आपकी बाहरी अभिप्रेरणा बोली जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। ये भी क्वेश्चन इसी आपके दिसंबर में आया हुआ है सीटेट के अंदर। एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील चरण में। तो मैंने अभी आपको बताया 4 स्टेजेस कौन सी, SPCF, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। बताइए भाई, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। विकास क्या है, आपका गर्भ से लेके कब्र तक होता है। विकास आपका मॉडिफिएबल होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास क्या है, मॉडिफिएबल है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई समझते हैं। यहाँ पर विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है कि विकास आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से प्रभावित होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्या है, कौन सा नहीं है, विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक है। भाई देखिएगा, पैटर्न सभी बच्चों के विकास का सेम होता है, ठीक है। सभी बच्चे पहले क्या करते हैं, पहले पेट के बल सरकते हैं, उसके बाद अपना लेट कर चलते हैं, उसके बाद खड़े होकर चलते हैं। ये आपका पैटर्न होता है, वो सबके लिए सेम है। कोई ऐसा नहीं कि कोई बच्चा हुआ वो पहले उठ के चलने लगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन सब में क्या है, स्पीड अलग अलग होती है। कोई 1 साल में चलेगा, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में। इस तरीके से विकास की स्पीड अलग होती है, पैटर्न सेम होता है। और यहाँ कहा गया है कि विकास की गति सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सल है। क्या सही है, नहीं सही है। डी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, नहीं है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, इनके लिए कौन से काम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। नियमित गतिविधियों का पालन करना, संप्रेषण करना और सामाजिक रूप से बातचीत करना, विस्तृत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, सरल गणितीय समस्याओं को हल करना। तो देखिएगा, जो भी ASD क्या है, ASD एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक डिसऑर्डर है, विकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे हो सकते हैं चुनौतीपूर्ण, लेकिन बेस्ट की अगर बात करें तो संप्रेषण करना और सामाजिक रूप से बातचीत करना, ये दोस्तों अगर कोई ASD से पीड़ित बच्चा है तो उसके लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब छात्र किसी कार्य में अपनी सफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उनमें डैश डैश की भावना का अनुभव होने की संभावना होती है। आंतरिक कारक जैसे अगर बात करें मेहनत, ठीक है, किसी बच्चे ने मेहनत की है, ठीक है, तो उसमें बताइए अब कौन सी भावना का अनुभव होने की संभावना। अगर मेहनत की है अपनी सफलता के लिए तो किसी को शर्म आएगी, नहीं आएगी, गुस्सा आएगा, नहीं आएगा, चिंता नहीं होगी, क्या होगा, गर्व होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी सफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो यहां पर उन्हें गर्व होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिछड़े परिवार में रहने वाले पिता ने अपनी बेटी को कॉलेज जाने की अनुमति नहीं दी, ठीक है। अब बेटी ने कहा कि कॉलेज जाने से मुझे डैश डैश में मदद मिलेगी। किस में मिलेगी, चिंता में, नहीं, ये तो आपको गलत लग रहा है देखने में ही। मूल्य संघर्ष या आक्रामक, आक्रामक भी नहीं होगा, मूल्य संघर्ष भी नहीं। किसमें मदद मिलेगी दोस्तों, सोशलाइजेशन में मदद मिलेगी, सामाजिकरण में मदद मिलेगी, क्योंकि स्कूल जाकर बच्चे एक साथ बैठकर बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो यहां पर सामाजिकरण में मदद मिलेगी कॉलेज जाने से, ठीक है। अब सामाजिकरण की पहली इकाई तो आपका परिवार होती है, लेकिन स्कूल की अहम भूमिका होती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर बच्चा क्या है, क्या संवेदी गामक में ऐसा होता है, पूर्व संक्रियात्मक में या मूर्त में, या फिर आपका औपचारिक संक्रियात्मक में। तो मैंने कहा ये 0 से 2 चलती है दोस्तों, ये 2 से आपका 7 चलती है, ये 7 से 11 चलती है और ये 11 से ऊपर, ठीक है। अगर बात करते हैं क्रमबद्धता का गुण किसमें कब आ जाता है, तो दोस्तों ये गुण आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चा 7 से 11 साल के बीच में होगा तो उसे क्रमबद्धता का गुण उसमें विकसित हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल 20
क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस आपको करवाई है। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी क्लास 4th में। जय हिंद, वंदे मातरम।